हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। यानी कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है कि कैसा होगा, किसी ज्योतिष फोतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, अपना जो भी भविष्य होगा उसको बदलो। उन्होंने अगर लिखा है कि आप विफल होंगे तो अगर मान लो कि अगर आपकी किस्मत में सफल होना लिखा भी है, आप बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष के पास जाकर आगे फिर निश्चिंत होकर बैठ गए, फिर मेहनत नहीं करे, फिर आप बिना मेहनत के हो जाओगे सफल? नहीं ना, आपको करनी पड़ेगी मेहनत, राइट। बेशक आपकी कुंडली में लिखा हो कि आप सफल होने वाले हैं, फिर भी आप बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते। सेम वे से अगर आपके कुंडली में लिखा है ना कि अगर आप नहीं सफल होंगे, फिर भी मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सुना होगा कभी कहीं पे डायलॉग कि जिनके हाथ नहीं होते, लकीरें तो उनकी भी होती हैं, किस्मत तो उनकी भी होती है, राइट। वो कैसे बनाते हैं? मेहनत से बनाते हैं। सो आपने निराश नहीं होना है। आपका एकमात्र जरिया आपके भविष्य निर्माण का आप खुद ही हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल आपको किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपने हाथ में ही रखना है ये कंट्रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India is looking to defend its astonishing title win in men's badminton। बोल रहे astonishing मतलब बहुत ही नायाब, बहुत ही अद्भुत। तो हिंदुस्तान क्या चाह रहा है कि भाई हमारे जो मेंस बैडमिंटन में टाइटल जो हम जीत चुके हैं उसको डिफेंड करें, उसको बचाएं, उसको अपने पास ही रखें। इन एन ओलंपिक ईयर, अब ये ओलंपिक का साल है। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, हर साल नहीं होता। द क्वाड्रिनेरियल एक्स्ट्रावेगेंजा, क्वाड्रिनियल मतलब 4 साल में एक बार होने वाला। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब बहुत ही धूमधाम से होने वाला, बहुत ही शोर शराबे के साथ होने वाला। डॉफ्स एवरी अदर कॉम्पिटिशन, ये बाकी और किसी भी कॉम्पिटिशन को छोटा कर देता है, बौना कर देता है। This is especially true in a sport like badminton where the Olympic gold is the holy grail। और ये ओलंपिक बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए ज़रूर सही हो जाता है कि ओलंपिक जो है बाकी स्पोर्ट्स को छोटा कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक गोल्ड जीतना मतलब एक बहुत पवित्र पात्र है। होली मतलब पवित्र, पात्र मतलब जिसमें पानी कप वगैरह होता है ना। तो बेसिकली जीसस क्राइस्ट ने जो लास्ट सपर लिया था उसमें जो ग्रेल्स यूज़ किए गए थे, कप यूज़ किए गए थे वाइन के लिए, उनको होली ग्रेल बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये ओलंपिक गोल्ड एक तरीके से इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा पदक है कि भाई आप एक मान लो कि आप बहुत उच्च पद के अधिकारी हो गए, वैसी चीज़ है। येट इवेंट्स दैट लीड अप टू द मार्क्यू स्पोर्टिंग फेस्टिवल डू कैरी इम्पोर्टेंस। लेकिन जो भी इवेंट्स, जिन भी वजहों से हम इस फेस्टिवल तक पहुंचते हैं, ठीक है, इस ओलंपिक गोल्ड तक पहुंचते हैं, वो सबके अपना महत्व है। क्योंकि कुछ क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, कुछ अलग अलग गेम्स होते हैं, उनमें जो आगे टॉप पे रहते हैं फिर वो क्वालिफाई करते हैं इनके लिए। तो वो सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये उन सबका बाप है। एंड द ऑनगोइंग थॉमस एंड उबर कप इन चेंगडू चाइना इज वन सच टूर्नामेंट। और बोल रहे हैं कि ना बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, मतलब इससे पहले होने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं जो ईयरली बेसिस पे होते हैं, जिनकी वजह से लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही एक टूर्नामेंट अभी चल रहा है, थॉमस एंड उबर कप। कहाँ पे? चेंगडू में। कहाँ पे है? चेंगडू, चाइना में, ठीक है। और ये भी एक ऐसा है टूर्नामेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है। द डी फैक्टो वर्ल्ड कप, डी फैक्टो मतलब जो वास्तविक वर्ल्ड कप है बैडमिंटन कप, जैसे हिंदुस्तान में या कहीं पे भी क्रिकेट के लिए जैसा वर्ल्ड कप है, वैसे ही ओलंपिक गोल्ड जो है वो बैडमिंटन के लिए है। द बाइनियल चैंपियनशिप बिकेम एन इनडिलिबल पार्ट ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस व्हेन The Indian men's outfit won its maiden Thomas Cup crown in 2022। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है वो ओलंपिक को नहीं कहा गया, वो ये जो थॉमस एंड उबर कप हो रहा है इसको कहा गया। और ये बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली
घटना है, 2 साल में एक बार होने वाला चैंपियनशिप है। अब ये क्या बन गया है, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब परमानेंट हिस्सा, अमिट हिस्सा बन चुका है हमारे नेशनल अवेयरनेस का। मतलब दुनिया भर में, हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि थॉमस एंड उबर कप एक होता है, ठीक है, जिसमें अगर बच्चे जीतते हैं, जिसमें अगर कैंडिडेट्स प्लेयर्स जीतते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ये अब उनके जहन में बात बैठ चुकी है। और ये कब बैठी ये बात, जब हिंदुस्तान के पुरुष टीम ने अपना पहला थॉमस कप क्राउन जीता 2022 में, तब उनको ये बात समझ में आई कि अच्छा ये भी एक टूर्नामेंट है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। While a repeat is very much in the realm of possibility, realm मतलब दायरा, ठीक है, तो दोबारा इस चीज़ को हम दोहरा पाएँ कि 2022 में जीते थे और अब हम फिर जीत पाएँ, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग इंडियन साइड, क्योंकि हमारी इंडियन साइड जो है, बैडमिंटन साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। बोलते हैं ना कि भी सारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसलिए ये टीम जो है फेवरेट्स में आती है कि ये टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम गोज विद इंडियन बैडमिंटन टीम एट दिस मोमेंट, कि भाई इंडियन बैडमिंटन टीम में जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं वो फॉर्म में हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। जिसमें कौन कौन शामिल है, एच.एस. प्रणॉय शामिल हैं, लक्ष्य सेन, सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी अमंग अदर्स। और भी प्लेयर्स हैं, पर ये मुख्य प्लेयर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे लिए गए हैं। विल लुक एट इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर कॉम्पिटिटिव मेटल अहेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक। कॉम्पिटिटिव मेटल मतलब साहस की परीक्षा। तो बोल रहे हैं कि ये सभी जो है इस अपॉर्चुनिटी को, अभी जो ये गेम चल रहा है चेंगडू में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि ये उनकी क्वालिटी को, कि हमारा इस वक्त तैयारी कैसी चल रही है उसको चेक करने का एक बहुत अहम मौका है, और वो भी पेरिस में होने वाले ओलंपिक से जस्ट पहले। 2 years ago the triumph had acted as a springboard for Swastik, Siraj and Chirag। 2 साल पहले की जो विक्ट्री है चेंगडू में 2022 में जो हम जीते थे मैच, तो वो जो विक्ट्री है वो एक ट्रायम्फ था। ट्रायम्फ मतलब जीत थी, विजय घोषणा थी, ऐसी विजय उद्घोषणा जिसने एक स्प्रिंग बोर्ड का काम किया। स्प्रिंग बोर्ड मतलब लॉन्चिंग पैड का काम किया। जैसे कि आप स्प्रिंग के ऊपर पेन रखते हैं, ठीक है, इस तरीके की स्प्रिंग है, इसको दबा के ऊपर से पेन रखते हैं तो, और फिर एकदम से रिलीज करेंगे तो वो बहुत दूर जाके उछलता है ना पेन, जैसा कि रॉकेट का मैकेनिज्म होता है, सेम वैसा ही इन दोनों प्लेयर्स के लिए ये एक लॉन्च पैड था, जिसके बाद में वो और ज़्यादा बेहतर खेले होंगे शायद। हु वेंट ऑन टू क्लिंच द कोवेटेड एशियन गेम्स डबल्स गोल्ड इन 2023, क्योंकि इसके बाद ये कोवेटेड मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, ठीक है, क्या है प्रतिष्ठित, एशियन गेम्स, उसमें डबल्स में ये टीम ने गोल्ड मेडल जीता 2023 में, एंड हेल्प सिक्योर अ हिस्टोरिक टीम सिल्वर बिफोर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियंस टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन द डबल्स। और इन्होंने ऐतिहासिक सिल्वर भी मेडल भी जीता है, और ऐतिहासिक टीम बनी जिसने सिल्वर मेडल जीता, और पहली बार इंडियंस को डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर लेकर आए। प्रणॉय, India's number 1 singles player and an Asian Games bronze medalist, will be looking for similar inspiration after a not so good year। बोल रहे हैं वहीं प्रणॉय की बात करें जो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 सिंगल्स प्लेयर है, ठीक है, सिंगल खेलने की श्रेणी में नंबर 1 प्लेयर है और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ये क्या करेंगे कि ये भी इसी तरीके के इंस्पिरेशन का सहारा लेना चाहेंगे, क्योंकि इनका बाकी साल जो है इतना अच्छा नहीं गुजरा है। While Lakshya will be keen to sharpen his skills ahead of his first ever Olympics। और वहीं लक्ष्य की अगर बात करें तो लक्ष्य जो है वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनका पहला ओलंपिक है और ये नहीं चाहेंगे कि ओलंपिक में कोई गलती हो, जाहिर सी बात है, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ वो इस ओलंपिक में जाना चाहेंगे। द विमेंस उबर कप रोस्टर डज नॉट इंक्लूड द ओलंपिक्स। बोल रहे हैं कि विमेन का जो रोस्टर है, रोस्टर मतलब लिस्ट है, उबर कप में जो महिलाएं खेल रही हैं इस वक्त, वो ओलंपिक्स टीम में शामिल नहीं हैं। ओलंपिक्स बाउंड ट्रायो ऑफ सिंगल स्टार पीवी सिंधु एंड डबल्स प्रैक्टिशनर अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो। ये क्योंकि ये तीनों लोग हैं, पीवी सिंधु जो सिंगल प्लेयर हैं और डबल प्लेयर हैं अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो, ये अभी खेल नहीं रहे उबर कप में। क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि द 3 हैव प्रायोरिटाइज्ड अ सॉलिड ट्रेनिंग ब्लॉक, क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त, इन्होंने
कोशिश करी कि हम इस वक्त ज़्यादा जोर किस पे दें, अपनी ट्रेनिंग की तरफ दें, ठीक है। और वो ट्रेनिंग के लिए रुक गए। अ लग्जरी इन अ चॉक अ ब्लॉक टूर्नामेंट कैलेंडर। और ये क्या है? चॉक अ ब्लॉक मतलब भरा हुआ, ये एक लग्जरी है। उन्होंने ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज किया और ये जो बहुत लग्जूरियस चॉको ब्लॉक लग्जूरियस चीज़ों से भरा हुआ जो कैलेंडर है, टूर्नामेंट कैलेंडर है, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वाइल एन इनएक्सपीरियंस साइड गेट्स अ टेस्ट ऑफ एलाइट लेवल बैडमिंटन। और वहीं इस वक्त पे जो वुमेन ओवर कप खेल रही हैं महिलाएं, वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो उनको इतने बड़े पद पे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है। ये भी अच्छी बात है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं, और जो नए प्लेयर्स हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको एक एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल रहा है इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल के। द फोकस विल बी ऑन 17-year-old अनमोल खार्प। सारा केंद्र ध्यान किसके ऊपर है? 17 साल के अनमोल खार्प के ऊपर है। हु प्लेड अ स्टेलर रोल इन इंडिया विनिंग द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। जिन्होंने बहुत शानदार रोल निभाया था, बहुत शानदार गेम खेला था और बहुत शानदार रोल निभाया था जब हिंदुस्तान बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फरवरी में जीता था, तब फरवरी में। एंड ईशा रानी बरुआ 20, और दूसरा नाम किसका है? ईशा रानी बरुआ का, जो कि 20 साल की हैं। देयर इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन फॉर अश्मिता चाहिला 24, लॉन्ग मार्क्ड आउट फॉर सक्सेस टू मेक गुड ऑन हर प्रॉमिस। बोल रहे हैं एक और प्लेयर है अश्मिता चाहिला जो कि 24 साल की हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीदें हैं, जिनको लंबे समय से निराशा झेलनी पड़ रही है। अब वो उनके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो कहते हैं, उनसे जो उम्मीदें हैं देश को, वो उनको फुलफिल कर सकें। टू मेक गुड ऑन हर प्रॉमिस, यानी कि जो भी उनका प्रॉमिसेस हैं, जो भी उनने वादे किए हैं, उनको पूरा करें। अब उनने वादे जाहिर तौर पे वर्बल तौर पे नहीं किए होंगे कि मैं ये जीत कर लाऊंगी, पर उनसे उम्मीद है देश को, तो वो उसको फुलफिल करें। द टॉर्नी comes at a time when India is looking to restock its women's single cupboard। टॉर्नी मतलब टूर्नामेंट। तो ये जो टूर्नामेंट है ये ऐसे मौके पर आया है जब हिंदुस्तान ऑलरेडी अपनी विमेंस सिंगल जो टीम की लिस्ट है, प्लेयर्स की लिस्ट है, उसको रीस्टॉक करना चाह रहा है। क्योंकि हो सकता है पीवी सिंधु ने रिटायरमेंट लेनी हो, या फिर एज फैक्टर कुछ आड़े हाथों आ रहा हो जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़े, या फिर कई बार ऐसा होता है कि चोट लग जाती है प्लेयर्स को, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इसलिए वो रीस्टॉक करना चाह रहे हैं, फिर से भरना चाह रहे हैं, ठीक है। एज साइना नेहवाल इंचेस क्लोजर टू रिटायरमेंट, क्योंकि साइना नेहवाल जो है वो रिटायरमेंट लेने के करीब पहुंच रही हैं। द कैबिनेट मतलब ये जो पूरा लिस्ट है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, बारिंग 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु, जिसमें हम अगर 2 बार की ओलंपिक चैंपियन सिंधु को छोड़ दें तो हैज़ अपेयर्ड बेयर इन रीसेंट टाइम्स। तो ये पूरा कैबिनेट जो है वो खाली ही दिख रहा है, ये पूरा जो रोस्टर है वो लगभग खाली दिख रहा है। अगर सिंधु को छोड़ दे तो बाकी कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म प्लेयर दिख नहीं रहा है इस वक्त। बट गोइंग बाय द रिजल्ट्स इन चेंगडू, लेकिन अगर चेंगडू में हो रहे मैचेस के रिजल्ट्स को देखें, देयर इज ऑप्टिमिज्म दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स कुड एमर्ज फ्रॉम द स्लॉट। फिर तो थोड़ी उम्मीद जग रही है, आशा की किरण दिख रही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगली आने वाली जो जनरेशन है स्टार्स की, वो यहाँ से हमें मिल सकती है। ये जो अभी की टीम है इसमें से हमें नेक्स्ट आने वाली जो स्टार जनरेशन है वो दिख सकती है, मिल सकती है। दे हैव बीटन कैनेडा एंड सिंगापुर बैक टू बैक। इन्होंने कनाडा और सिंगापुर को एक के बाद एक मैचेस में हराया है लगातार में, बाय कन्विंसिंग 4-1 स्कोर लाइन्स। किससे? 4-1 के जो अंतराल है, स्कोर लाइन्स हैं, उससे उन्हें हराया है। टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल, और इनको हरा के वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। एंड फर्दर प्रोग्रेस विल कंफर्म द ग्रीन शूट्स, और आगे आने वाली जो भी प्रोग्रेस होगी वो इसके विकास के संकेत की तरफ इशारा करेगी, विकास के संकेतों को कंफर्म करेगी। हाँ, वाकई में ये टीम है जिसको हम थोड़ा और पॉलिश करें तो ये हमें मेडल्स ला सकते हैं, गोल्ड मेडल्स, और टॉप प्लेयर्स बन सकते हैं। Even as all eyes are on the Thomas Cup defense and Olympics preparation,
बोल रहे हैं हालांकि सारी जो निगाहें हैं वो थॉमस कप डिफेंस और ओलंपिक प्रिपरेशन पर टिकी हुई हैं, द विमेन इन द ऊबर कप कैन वेल मेक इट अ वीक टू रिमेंबर। लेकिन जो ऊबर कप में महिलाएं खेल रही हैं वो इसको एक ऐसा यादगार हफ्ता बना सकती हैं जो उनके नाम से जाना जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस वक्त पे एक टूर्नामेंट चल रहा है थॉमस एंड ऊबर कप, कहाँ पे, चाइना में। इसके अंदर हमारी टीम किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है और क्योंकि अब ओलंपिक्स भी और अप्रोचिंग है तो उसमें हमारा क्या उम्मीदें हैं इस टीम से और आने वाले समय में बैडमिंटन के से हमें क्या उम्मीदें हैं उसकी तरफ राइटर जो है इशारा कर रहे हैं, जो कि मेंस टीम से वो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, विमेन टीम के प्रति वो थोड़े से स्केप्टिकल हैं, डाउटफुल हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज, द रिग्रेस ट्रेनिंग रेजिम ऑफ इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स। तो उनके ट्रेनिंग रेजिम के बारे में हमने चर्चा नहीं करी कि वो कैसी ट्रेनिंग लेते हैं, कहाँ उनको कठोर होता है, कहाँ उनकी टफ ट्रेनिंग होती है, ये हमने नहीं डिस्कस करा। द इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन इंडियन स्पोर्ट्स, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं करी। द प्रोग्रेशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन बैडमिंटन इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस करा है और क्या क्या अचीव करा है। ऑप्शन सी is correct. Which event is referred to as the de facto World Cup of Badminton? De facto का मतलब क्या है, जो एकदम हकीकत है, वर्ल्ड कप है, हकीकत में बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है। ठीक है, वो किसको माना गया है, तो हमें पता है जो थॉमस एंड ऊबर कप चल रहा है जो कि हर 2 साल में एक बार होता है, उसको इन्होंने बोला था कि भाई ये लगभग वर्ल्ड कप है बैडमिंटन का। देखो अपने देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है द डी फैक्टो वर्ल्ड कप ऑफ बैडमिंटन, द बाइनेलियल चैंपियनशिप बिकेम एन इनडिनाबल पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला गया, थॉमस एंड ऊबर कप जो कि चैंगडू में हो रहा है उसके लिए बोला गया। राइट, द ओलंपिक गेम्स where countries compete every 4 years to establish supremacy across various sports including badminton. Incorrect है, the Thomas and Uber Cup held biennially known for showcasing top national teams in badminton and noted for India's maiden win in 2020. Option B is correct. What strategic benefit does the ongoing Thomas and Uber Cup offer to the Indian team members HS Pranoy and Lakshya Sen? तो उन्होंने बोला कि भाई ये एक प्रिपरेशन की तरह है। ठीक है, इसमें वो लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई इन्हीं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में उन्हें खेलना है। राइट, तो अपने कुएं में तो मेंढक राजा ही होता है, लेकिन उसको समुद्र के कुएं के साथ में मुकाबला करना है। तो इंडिया के टीम के प्लेयर्स के साथ में अगर वो खेलेंगे मैचेस तो वहाँ पे तो वो किंग हैं ही हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में कम्पीट करना है, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ होगी, ऐसे टूर्नामेंट्स में। यही अभी हमने 2-4 दिन पहले जो एक पैसेज पढ़ा था चेस के बारे में, उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी कि भाई इंडिया में इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स अगर होंगे नहीं तो हमारे प्लेयर्स को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। सेम गोज हियर, इट सर्व्स एज एन एसेंशियल प्रिपरेटरी ग्राउंड for honing skills and gaining competitive edge necessary for the upcoming Paris Olympics. बिल्कुल correct है, option A is correct. Has been the recent achievements of India's women team in Uber Cup that could signal the emergence of next जनरेशन ऑफ बैडमिंटन स्टार्स। तो उन्होंने 2 टीम्स चाइना और कनाडा और सिंगापुर को बैक टू बैक हराया 4-1 की स्कोर रेंज से, और इस वजह से वो क्वार्टर फाइनल्स को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो जिससे ये एक उम्मीद जग पड़ी है कि भाई ये जो टीम है इससे हमें नेक्स्ट जनरेशन स्टार ज़रूर मिल सकते हैं। दे सिक्योर्ड टॉप स्पॉट इन ग्लोबल रैंकिंग्स फॉलोइंग रिसेंट विक्ट्रीज, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दे ब्रोक अ रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस वन कंसेक्टिवली इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री, ऐसा भी नहीं हुआ है। दे हैव वन द उबर कप इन द प्रीवियस ईयर एस्टैब्लिशिंग, नहीं, ये जो टीम है बिल्कुल नहीं है, न्यू टीम है। राइट, बोला कि इस टीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। They qualified for the quarterfinals by defending Canada and Singapore with 4-1 scoreline. बिल्कुल correct, option D is correct. What is the tone of the passage? Passage की tone dispassionate है, बिल्कुल नहीं।
डिस्पैशनेट नहीं है क्योंकि इसमें क्लियरली जो राइटर है वो एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं। जिस तरीके से थॉमस और उबर कप में पिछले साल जो मेंस टीम है 2 साल पहले उसने जीत हासिल करी, उसके प्रति भी वो पैशन दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, और इस वक्त जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उसके प्रति भी। और सेम गोज़ विद विमेन टीम, महिला टीम भी इस समय पर जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल को क्वालिफाई करी है उसके प्रति वो काफ़ी जोश से भरे हुए हैं, ठीक है। और उनको ये भी उम्मीद दिख रही है कि इस टीम से हमें एक नई लाइन ऑफ स्टार प्लेयर्स मिल सकती है, राइट। सो डिस्पैशनेट तो नहीं है, इंस्पिरेशनल बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस तरीके के मैचेस को खेल के आपको इंस्पिरेशन भी मिल सकता है। और अभी तक जो हमने हाइलाइट्स हैं, जो हमने यहाँ पे अच्छा अचीवमेंट किया है उनके बारे में मैंने बताया, जो कि और लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिटिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ऑप्शन बी इंस्पिरेशनल इज करेक्ट। The relationship between dogs and their place in society opens up dash in India. On one hand, there is the problem of street dog. एक तरफ तो street dogs का हमें समस्या झेलनी पड़ रही है। Citizens all over the country may complain about their residential colonies being under attack by डैश कैनाइंस, खतरनाक विशियस कैनाइंस, एग्रेसिव कैनाइंस, एंग्री कैनाइंस हो सकता है, बट दिस हैज़ नॉट येट डैश एनी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी प्रभावशाली पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं देखने मिला है। टू एनफोर्स एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लॉज टू कंटेन देयर नंबर्स, जिसके तहत जो इस वक्त पे म्यूनिसिपल लॉज हैं उनको इन्फोर्स यानी कि लागू किया जाए, जिससे कि इन डॉग्स का नंबर जो है वो कंट्रोल में ला जा सके, ठीक है। ऐसा कुछ भी अभी तक देखने नहीं मिला है। हालांकि देश भर में लोग जो हैं वो आवारा कुत्तों के अटैक की खबरें, कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले की खबर है, भटिंडा में 2 बच्चों के ऊपर रात के समय में आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया, राइट। तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बट अभी तक भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी जग के उनके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, कि भाई हाँ इनका नंबर कम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। On the other hand, it seems that even pet dogs too have managed to raise an entirely different class of concerns. वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जो पेट डॉग्स मतलब जो हमने घर में पाले होते हैं पालतू कुत्ते, उन्होंने भी एक सीरीज ऑफ कंसर्न, अलग ही क्लास, अलग ही दायरा क्वेश्चंस का, चिंताओं का खड़ा कर दिया है। मेरिटिंग द अटेंशन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो कि इतना बड़ा हो गया कि भाई केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री को सामने आना पड़ा और 2 हाई कोर्ट्स को इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ा। Among the questions being deliberated upon is whether certain breeds of dogs are dash more ferocious than other. फेरोशियस मतलब खतरनाक, खूंखार। तो बोल रहे हैं बहुत सारे सवाल उठे, उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या कुछ डॉग्स की प्रजातियाँ ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा खतरनाक होती हैं दूसरे के कंपैरिजन में। An expert committee constituted by the Department of Animal Welfare and Husbandry, Ministry of Agriculture, has recommended that certain breeds of ferocious dogs be prohibited from being kept as pets. तो बोल रहे हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर और हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शामिल थे, इनका कोलैबोरेशन था। इन्होंने रेकमेंड किया, इन्होंने सुझाव दिया कि कुछ खतरनाक जो आक्रामक डॉग ब्रीड्स हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, वर्जित किया जाए कि इनको आप एज अ पेट नहीं रख सकते। अब अगर आपको पता होगा एक प्रजाति आती है पिटबुल करके, वो बहुत ही आक्रामक डॉग है। उसके ऊपर अमेरिका में आए दिन केसेस होते रहते हैं कि भाई पिटबुल ने अटैक कर दिया, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। तो कई इलाकों में वो जो डॉग ब्रीड है वो बैंड है। सेम ऐसे ही कुछ डॉग्स होते हैं जो यहाँ पे भी लोग रखते हैं और काफ़ी आक्रामक होते हैं, ठीक है। आपके अलावा किसी और के, आपके भी कंट्रोल में जब आक्रामक हो गए तो आपके भी कंट्रोल में ना आए, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उनको बोला गया कि भाई कुछ डॉग ब्रीड्स हैं जो हम वर्जित कर सकते हैं। सच अ कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सिटीजन ग्रुप्स कंप्लेंड ऑफ अटैक्स ऑन पीपल। ऐसी कमेटी इसलिए बनाई गई कि कई सिटीजन ग्रुप्स ने ये कंप्लेन करी कि भाई कुछ कुत्ते जो हैं, पालतू कुत्ते, वो आम इंसानों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, समटाइम फेटल, जो कई दफ़ा घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। बाय दीज डॉग्स विच
डैश अ पिटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट रिक्वेस्टिंग इट टू बैन सर्टेन ब्रीड्स, जिसकी वजह से शायद एक पिटिशन दायर करी गई दिल्ली हाई कोर्ट में जिसने इन डॉग ब्रीड्स को बैन करने की रिक्वेस्ट करी. फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी ओपन्स अप डैश इन इंडिया. क्या ओपन अप करता है? सबसे फर्स्ट है कंपोजिंग. कंपोजिंग मतलब कुछ संगठित करना, तो संगठित करने को ओपन अप नहीं करता ना. कंसिडरिंग, कंसिडरिंग मतलब विचार करना, तो विचार करने को भी ओपन नहीं कर रहा. वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब कुछ परेशान करने वाले या जटिल समस्या को उत्पन्न कर रहा है, राइट. तो ये जो रिश्ता है सोसाइटी में डॉग्स का और इंसानों का, इससे एक समस्या उत्पन्न हो गई है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होना, किसी चीज़ से भरा हुआ था उसको ओपन कर रहा है, तो उसको भी ओपन नहीं कर रहा है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, समस्या एक शुरुआत हो गई है, ठीक है. सो ऑप्शन सी वैक्सिंग इज करेक्ट. Citizens all over the country may complain about their residential colonies being under attack by dash canines. Compelling, compelling मतलब मजबूर करने वाले, ठीक है. डाइवर्जिंग मतलब अलग अलग किस्मों के. सेपरेटिंग मतलब डिवाइड करना, विभाजित करना. और रोविंग, रोविंग मतलब आवारा घूमना, तो आवारा कुत्तों के हमले से परेशान है, राइट. सो ऑप्शन डी आवारा इज करेक्ट, रोविंग इज करेक्ट. Roving canines, but this has not yet dash any significant political response. Procured, procured मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, प्राप्त करना. Suffered परेशान होना, पीड़ित होना. Preferred किसी चीज़ को पसंद करना. Spurred, spurred मतलब प्रेरित करना. तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं आया है, किसी इतने कैनाइंस के अटैक्स हैं फिर भी इतने मजबूर नहीं किया गया सरकार को कि वो कुछ एक्शन ले, कोई भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा जाए. तो स्पर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Among the questions being deliberated upon is whether certain breeds of dogs are dash more ferocious, are inherently, inherently मतलब उनकी जो खुद की मूल प्रकृति होती है, बेसिक उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो हमने अपने पूर्वजों से इनहेरेंट करा है, तो उनके पूर्वज भी वैसे ही थे, वो भी वैसे ही थे, राइट. तो वो है इनहेरेंटली होने वाली. बोलते हैं ना आपका कोई इनहेरेंट डिसीज़ तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी डिसीज़ तो नहीं है जो आपने अपने पेरेंट्स से, फोर फादर्स से ली हो. सो ऑप्शन ए इनहेरेंटली इज करेक्ट. कोपियसली, कोपियसली का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में. अबंडेंटली अगेन बहुत इनफ मात्रा में. रेगुलरली मतलब आमतौर पे, नियमित रूप से. सो ऑप्शन ए इनहेरेंटली इज करेक्ट. Such a committee was constituted after citizen groups complained of attacks on people, sometimes fatal, by these dogs, which dash a petition, which prompted मतलब प्रेरित करना. तो ऑब्वियसली बात तो पिटिशन दायर हो गई इसकी वजह से. सो ऑप्शन ए प्रॉम्प्टेड इज करेक्ट. फेसिटेड, फेसिटेड का मतलब होता है बहुत सारे मल्टीपल पहलू होने वाला. एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद की गई थी. इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना, क्रोधित होना. सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट. हिज वाइफ वॉज किल्ड बाय हिम, उसकी वाइफ की हत्या कर दी गई उसके द्वारा. तो अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो बाय के बाद में जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो हिम का क्या बन जाएगा? ही. किल्ड उसने किया ना, तो एक्शन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सब्जेक्ट पे. ही किल्ड हिज वाइफ, ही किल्ड हिज वाइफ. ही हिम किल्स हिज वाइफ. ही हैज़ नहीं आएगा. ही किल्ड हिज वाइफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ही किल्स हिज वाइफ, वो रोज़ थोड़ी मारता है, एक ही बारी में मारा होगा ना, रोज़ थोड़ी मारेगा. सो ही किल्ड हिज वाइफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वंस रिलेटिव और फैमिली रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. अब जब आप कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उसमें किन लिखा होता है, नेक्स्ट टू किन, यानी कि आपका कोई दूर पास का रिश्तेदार कोई यहाँ पे रहता है, उसका रेफरेंस अगर आप देना चाहते हैं तो क्या हो गया? फैमिली मेम्बर या रिलेटिव. क्या होता है? किन.
KIN। अब किल्ट क्या होता है? किल्ट एक ना स्कॉटलैंड में पहनी जाने वाली स्कर्ट होती है, जो आपने बैग पाइपर्स देखे होंगे, या जो बैग पाइपर की बॉटल भी आती है जो लड़के लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, दूसरी वाली, तो उसमें बैग पाइपर की फ़ोटो आती है। तो उसमें एक बंदा होता है जो बैग पाइपर बजा रहा होता है और साथ में उसने स्कर्ट पहनी होती है, चेकदार रेड कलर की चेकदार स्कर्ट होती है, ठीक है। उस स्कर्ट को बोलते हैं किल्ट। किंडल मतलब किसी चीज़ को प्रेरित करना या कोई ज्वाला प्रज्वलित करना। काइन का मतलब होता है गायों का झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी किन इज करेक्ट। शी इज़ नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन। कंपैरेटिव, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्लेवरेस्ट नहीं होता। EST जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है ST, EST या ST, ठीक है। ही इज़ एज क्लेवर एज, अब क्योंकि यहाँ पे एज है तो क्या आएगा? एज क्लेवर एज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज जॉन, यानी कि वो जॉन के जितनी क्लेवर नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। द प्रीव्यू वर्जन, प्रीव्यू की स्पेलिंग करेक्ट है, वर्जन की करेक्ट है। प्रीव्यू मतलब जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, छोटा सिनॉप्सिस होता है, जैसे कि आपको मूवी की जिस्ट बता दी जाती है या फिर किसी बुक की आपको जिस्ट बता दी जाती है, तो उसका वो जो वर्जन होता है, वो जो रूप होता है, विल गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ द एंटायर बुक। एंटायर बुक नहीं होता, एंटायर बुक, पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक का वो एक ग्लिम्प्स दे देता है, उसका एक आइडिया जिस्ट दे देता है, ठीक है। तो एंटायर की बजाय क्या होता है? ENTIRE, एंटायर का मतलब होता है पूरी, संपूर्ण। तो पूरी संपूर्ण किताब का वो एक जिस्ट देता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैमोफ्लाज का मतलब होता है छलावा करके छुप जाना, जैसे कि गिरगिट होता है, वो क्या करता है? वो अपने आसपास की सराउंडिंग जैसा रंग बना लेता है जिससे कि वो छुप जाता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैबोटाज का मतलब होता है किसी चीज़ को इस कदर खराब कर देना ताकि कोई दूसरा उसको इस्तेमाल ना कर सके। एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज़ को आपने दर्शाया है, किसी चीज़ के ऊपर आपने कार्रवाई करी है। जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा। डिस्गाइज मतलब छुप जाना। तो यहाँ पे छुप जाने की बात की जा रही है, कैमोफ्लाज की है, डिस्गाइज के लिए जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर एकदम। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? ओपेक मतलब जो जिससे हम इधर उधर देख ना सकें, आर पार देख ना सकें। जैसे शीशे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, राइट। एक तो होता है जो हम अपने घर की खिड़कियों में लगाते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है जो हम मिरर होता है जिसमें हम अपना आईना देख के अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, तो उसके आप आर पार नहीं देख सकते, उसके पीछे कोटिंग की जाती है ताकि आप आर पार ना देख पाएं और उसी वजह से आप अपने आप को देख पाते हैं, राइट। तो वो क्या हो गया? ओपेक। अननोटिसेबल मतलब जिसको आप देख नहीं सके या फिर जिसको आपने नोटिस नहीं करा, ऑब्जर्व नहीं करा। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, साफ है, सो ऑब्वियस इज द सिनोनिम फॉर कॉन्स्पिक्यूअस। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्टॉर्म uprooted a large number of trees yesterday। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। स्टॉर्म, द क्या है? आर्टिकल है। स्टॉर्म क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अपरूट करना, जड़ से उखाड़ना हमारा क्या है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज क्योंकि प्लूरल है तो क्या आएगा? वर। वॉज के साथ में वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? पास्ट की घटना है तो वर अपरूटेड। यस्टरडे पास्ट बता रहा है, वर अपरूटेड by the storm yesterday, ठीक है। large number, a large number of trees was नहीं आएगा, trees was again was नहीं आएगा। a large number of trees were uprooted by the storm yesterday, option D is correct। provided it is technologically accessible,
बशर्ते वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि वो टेक्नोलॉजी हर किसी के पास में मौजूद हो, उसको इस्तेमाल किया जा सके। इकोनॉमिकली फीजिबल, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ आप ले रहे हो जो आपके बजट में नहीं आ रही, बजट से बाहर जा रही है, तो इकोनॉमिकली भी वो फीजिबल होने चाहिए। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जिसको हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल ये एक साथ आएंगे, ठीक है। तो पी के बाद में आर आएगा, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, लेकिन पी भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इससे आगे भी कुछ आएगा। कल्चरली यानी कि हमारे समाज में उसको माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, हम उन चीज़ों को रिसोर्स बोल सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जिसको हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एस के बाद में क्यू के बाद में पी के बाद में आर। SQPR, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फियर्स का मतलब होता है बहुत ही एग्रेसिव। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? बहुत शांत, जेंटल, सॉफ्ट। सोर का मतलब दर्दनाक, जेंटल बहुत ही शांत, संवेदनशील, सहनशील, काइंड, वास्ट बहुत बड़ा, नॉइजी बहुत ज़्यादा शोर शराबे भरा। तो ऑप्शन बी जेंटल इज करेक्ट। Her son came to Europe to meet her dash after 20 years. Blowing off the steam मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए, 20 साल बाद उससे मिलने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए तो नहीं आया। Like a cake walk, मतलब बहुत आसान, ऐसे कि जैसे केक के ऊपर चलना, इतना आसान। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक ही आ गया, एक दिन 20 साल बाद अचानक ही उसका बेटा यूरोप से उससे मिलने आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेपिंग अप हिज गेम, यानी कि अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बेहतर, अपने गेम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आउट ऑफ द ब्लू इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। रेवोल्यूशनाइज मतलब किसी चीज़ को एकदम परिवर्तित कर देना है ना, बदलाव ले आना, तो वो गया रेवोल्यूशनाइज, स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोफेशनल मतलब जो आप काम करते हैं प्रोफेशनली, जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है, आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया? प्रोफेशनल। ज्वेलरी मतलब जो औरतें गहने वगैरह पहनती हैं, उसके स्पेलिंग क्या होते हैं? JEWELLERY, ना कि RR, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिमांशु इज ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट। अब हमने एक व्यक्ति के खुद की क्वालिटीज़ को कंपेयर करना है कि भाई वो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। तो हिमांशु इज ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट की बजाय क्या आएगा? मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। As of April 25, the water available in major reservoirs has plummeted to a mere 30% of their storage capacity. बोल रहे हैं अगर हम 25 अप्रैल की बात करें तो जो बड़े बड़े रिजर्वोयर्स, मुख्य रिजर्वोयर्स हैं, उनमें जो पानी का स्तर है वो केवल उनकी स्टोरेज कैपेसिटी का 30% ही रह गया है। दिस रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये दर्शाता है बहुत भारी मात्रा में जो कमी आई है पिछले साल के मुकाबले में। तो 30% रह गया, कमी आ गई, राइट, पिछले साल के मुकाबले में। यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो ए स्टेटमेंट के बाद में होगी। अब यहाँ पे बी ए से पहले है, यहाँ पे ए के बाद में है, यहाँ पे ए से पहले है, यहाँ ए के बाद में है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनसफिशिएंट रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल भी नहीं हो रही, उसके बाद में एल नीनो इफेक्ट भी काम कर रहा है, इसकी वजह से हैज़ रिजल्टेड इन ड्राउट लाइक कंडीशंस, सूखे जैसी स्थिति बन चुकी है। द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन पेंट्स अ स्टार्क पिक्चर ऑफ इंडियाज वाटर क्राइसिस। जो लेटेस्ट डेटा आया है सेंट्रल वाटर कमीशन से, वो हिंदुस्तान में वाटर क्राइसिस की समस्या की एक बहुत गंभीर स्थिति जाहिर करता है। with reservoirs across the country registering an alarming decline in their levels। तो ये हमें पता चलेगा कि सी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी रिपोर्ट का नाम, कोई भी रिपोर्ट की कुछ जानकारी, ये इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट होते हैं। किसी भी संस्था का नाम फर्स्ट टाइम जहाँ पे लिया जा रहा है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट होते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं, ठीक है। क्या हाईलाइट करा है कि भाई हिंदुस्तान का जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि देश के जो ज़्यादातर मुख्य रिजर्वर्स हैं वो अपने जो एक
खतरे का निशान होता है उससे बहुत कम हो गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा नीचे हो गए, जो कि बहुत चिंता का विषय है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और ए और बी साथ में होंगे। देखो यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए बी साथ में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The temporary policy allowing students to work more than 20 hours per week off campus, जो कि टेम्प्रेरी पॉलिसी थी जिसमें स्टूडेंट्स को 20 घंटे प्रति हफ्ते कैंप से बाहर काम करने का मौका मिलता था, विल कम टू एन एंड ऑन April 30, 2024। ये 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एंड इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, और इसको हम आगे विस्तार नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। 24 आवर पर वीक स्टार्टिंग इन सितंबर, 24 घंटे प्रति हफ्ते जो कि सितंबर में स्टार्ट किया गया था, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रूल दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ट्यूसडे, नए रूल के अनुसार जो कि ट्यूसडे से लागू होगा। तो ये भी आगे इसके कुछ स्टेटमेंट होगा, हमें पता नहीं चल रहा, राइट। तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, पी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। International students, including those from India and Canada, will be able to work off campus for only up to, अब कुछ टाइम लिमिट दिखाई गई होगी, ठीक है। सो अप टू कितना टाइम लिमिट यहाँ पे दिखाया गया, अप टू 24 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि आर एक तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और आर के बाद में क्यू आएगा। आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर के बाद में एस आ रहा है, आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर के बाद में क्यू आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैक मिलर, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, said in press release issued on Monday, इन्होंने कहा प्रेस रिलीज में, तो कहा जो इन्होंने कहा है ना, वो कहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये इनकी स्टेटमेंट है, किसने कहा, मार्क मिलर ने कहा। तो पी पहले एस बाद में, तो आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S4 जो हैं स्टेटमेंट गिवन है, इसके बीच में से हमें PQRS में से S2 और S3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि जो रेलेवेंट स्टेटमेंट है वो रखना है, जो इरेलेवेंट है उसको एलिमिनेट करना है। द सीजर ऑफ 86 किलोग्राम हेरोइन वर्थ ₹600 करोड़ फ्रॉम अ पाकिस्तानी वेसल इज अ रिमाइंडर ऑफ द स्काउच ऑफ द इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड। बोल रहे हैं कि जो हमने 86 किलोग्राम हेरोइन एक पाकिस्तानी जहाज़ से, वेसल मतलब मालवाहक जहाज़, मैंने आपको पहले भी बताया जो पानी में चलते हैं मालवाहक जहाज़, उसमें से जो हमने 86 किलोग्राम हेरोइन बरामद करी है वो भी एक पाकिस्तानी जहाज़ में से, ये साफ दर्शाती है, जिसकी कीमत कितनी है, 600 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, दर्शाती है स्काउट्स का मतलब होता है जो बहुत बड़ा नुकसान हमें इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड की वजह से होता है, उसकी तरफ उसका इशारा करता है। वैल्यूड एट अराउंड 15,000 करोड़, दिस हॉल वॉज लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ है। इस तरीके का जो हॉल, इस तरीके का जो इतनी बड़ी मात्रा जो है, ये अभी तक का देश में इतनी बड़ी मात्रा पहली बार मिली है। It is not an isolated incident but part of larger pattern of narco terrorism. ये इकलौता ऐसा इवेंट नहीं है बल्कि एक नार्को टेररिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, that threatens national security, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो ये भी नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग से रिलेटेड है, तो ये रेलेवेंट होगा, राइट। तो ये करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। Terming the report as speculative and unhelpful to the ongoing probe, MEA spokesperson Radhir Jaiswal said the article makes unwarranted and unsubstantiated imputations on the serious method. तो यहाँ पे जो क्यू स्टेटमेंट है वो किसी दूसरे मसले के बारे में बोल रहा है, किसी आर्टिकल का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में पहले डिस्कशन किया गया था, सेट दी आर्टिकल। तो डी आर्टिकल मतलब पहले चर्चा की गई होगी, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पे किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं किया गया, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट नहीं बैठता, ठीक है। सो क्यू एलिमिनेट हो जाता है। लास्ट में द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड द नेवी हैड सीज्ड स्टैगरिंग 2,500 किलोग्राम ऑफ मेथाम्फेटामाइन ऑफ द केरला कोस्ट। तो अगेन ड्रग्स से रिलेटेड बात है, तो ये भी फिट बैठ रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स had served a démarche stating that the incident once again illustrates the political space given in Canada to separatism. Again, ये कुछ अलग ही मसला है, कनाडा में कुछ सेपरेटिज्म की जो कहानी है उसके ऊपर कुछ चल रहा है, जिक्र चल रहा है, किसी आर्टिकल का जिक्र हो रहा है, तो ये भी
तो ये जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठता, यानी कि P और R जो स्टेटमेंट है, P&Q, P&R, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।